सवाल के साथ फातिह शहबाज खान, मरीम नवाज़ 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं और जो अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला के कैंडिडेट थे, नामज़द थे राना आफ्ताब साहब, उनको 0 वोट मिला है चूँकि अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। अब जब अपोजिशन का बाइकआउट हो गया तो ऐवान के दरवाज़े फिर बंद कर दिए जाते हैं, घंटियाँ बजती हैं, प्रॉपर टाइम मिलता है और ऐवान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए अपोजिशन फिर मरियम बीबी की तकरीर भी नहीं सुन सकी और फिर ये तकरीर जो है जंगल में मोर नाचा किसने देखा उसके मिसदाग चले गई। अपोजिशन की ये मूव कि वो वोट नहीं डालेंगे, इसका तो चलें एक तारीख़ी पस मंज़र होगा या तारीख़ में इस वाक़े को याद रखा जाएगा, लेकिन तकरीर ना फिर सुन पाना उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अपोजिशन के होते हुए जब होती और डिस्कशन हो रहा होता तो शायद ऐवान का जो माहौल है और ऐवान का जो रंग रूप है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आप देखते। दूसरा, मरियम बीबी साहिबा की जो तकरीर सारी सुनी उसमें एक फैक्टर जो मुझे नहीं नज़र आया या मैं नहीं सुन पाया, मुमकिन उन्होंने इसका तज़किरा किया हो, मुझ तक ना पहुंच सका हो, वो ये था कि एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ लाहौर में सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा मसाइल हैं और जो ठिये लगे हुए हैं उनको आपने मुतबादिल रोज़गार पे शिफ्ट करना है और जितना भी कब्ज़ा हुआ है उसे वागुजार करवाना है ताकि रोड जो हैं वो प्रॉपर काम कर सकें, फंक्शनल हो सकें। ट्रैफिक पुलिस ये काम नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट ने करना होता है। एनवायरनमेंट का इशू आप देखें, लाखों चिंगची जब लाहौर में चल रहे हैं और वो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट के फ्रेंडली जब नहीं है तो उसका फिर मुतबादिल भी कोई नहीं है, उनको रोज़गार का भी कोई बंदोबस्त आप करके नहीं दे सकते और चिंगची भी चलता रहेगा उसी तरह। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद वो बैन था, वो नॉन रजिस्टर्ड सवारी है। अब फिर इन सारे मामलात और ये जहाँ बैकग्राउंड में मैं खड़ा हूँ, अभी खाना खाया, एक ढाबा है नॉर्मल से ढाबे में 2 बंदों ने खाना खाया तो मैंने पूछा उनसे बिल क्या बना है, उन्होंने दाल माश खाई और उन्होंने सब्ज़ी खाई, मिक्स सब्ज़ी, 800 रुपया बिल दे के आए हैं। ये ढाबों का हाल है। तो प्राइस कंट्रोल, लोगों तक मयार ज़िंदगी बेहतर पहुंचाना और जितनी तकरीर में तज़किरे थे वो शर्मिंदा ताबीर कैसे होंगे, एयर एम्बुलेंस से लेकर जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स की। उन्होंने कहा कि मैं जब जेल में थी तो मैंने देखा कि मुझे प्रॉब्लम हो गई आप ब्लड शुगर कम होने से, तो कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो जेलों की हालत ज़ार का भी उन्होंने तज़किरा किया। लेकिन इतनी मजबूत अपोजिशन के होते हुए डिलीवर कैसे करेंगे, ये वो अहम तरीन सवाल होगा। मज़ीद हालात भी पार्लियामेंट के आपको दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। सदर पाकिस्तान नहीं बुला रहे अपना इजलास, अलवी साहब इस पर क्या टेक है? अपनी आईनी हैसियत को जो है वो मिस यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत सेक्रेटरी असेंबली के जरिए इजलास बुलवा लेंगे आप लोग? जी, स्पीकर बुला सकते हैं जी। वोटों की गिनती कर ली गई है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लीडर ऑफ हाउस की सीट पर तशरीफ लाएं। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी। ठीक है जी, खैर से हैं? मेहरबानी, शुक्र है, ऑल गुड। तो आप लेकिन असलम इकबाल साहब नहीं आ सके, ना प्रोड्यूस हो सके, आपको आने नहीं दिए जाते। यहाँ अफसोस की बात है कि आते हैं, अगर उनके पास अगर 5 केसों की बेल है तो यहाँ पर छठा नया बना दिया जाता है। और ही वॉज मतलब पार्लियामेंट्री लीडर थे हमारे, उन्होंने एक इलेक्शन लड़ना था तो वो उनको आने नहीं दिया गया। इनको चाहिए स्पीकर साहब को ही शुड टेक नोटिस ऑफ इट, उनको लाएं यहाँ कर लें ताकि ही मस्ट बी गिवन ए सेफ पैसेज आके पार्ट के। कभी सोचा था कि वज़ीर आला की दौड़ में? मैंने कभी MP बनने का नहीं सोचा, चौथी दफा बन गया हूँ। ये कौन सा, ये मेरे रब का कमाल है। ये जो कैसी फील है जी इस तरह के आप मतलब ऑर्डिनरी अभी भी सड़क से पैदल चल के आए, वो रोका, तलाशी दी, इधर आ गए, क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल एक कॉमन सी? मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, ये उहदे आर्जी होते हैं। असल जो है इज्जत मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। मेरे जैसे आदमी जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, आज आप कल थे, आपने मुझे पूछा नहीं था तुम कौन हो, आज पूछ रहे हैं, ये बड़ी अल्लाह कर रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। तो क्या हालात फिर?
देखिए हालात देखें, जो अगर आप बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो बिल्कुल मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आप खुद लोगों के साथ रोड शोज़ करते हैं, उसको आपको देखते हैं। अवाम के हालात तो इस वक्त काफ़ी परेशानी के हाल में है और हम सबको मिलके इंशाल्लाह उनको रिलीफ देना, और यकीन है कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब रहेंगे। तालीमी इमरजेंसी नाफिज की थी शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उसको बेल मुंडे न चढ़ सकी। वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, लाखों बच्चे सड़कों पे हैं, रुल रहे हैं। करोड़ों करोड़। पंजाब की अगर बात करें कम से कम तो ये पंजाब का पता चल रहा है कि वहाँ पे तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात को, और ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं प्रायोरिटीज़ को हम टो करेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ यही होंगी तो हम सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ ये जो पॉलिटिक्स है ये किसी की। बिलाल भाई, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बड़ा नाम आपकी तरह मोतबर नाम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो मुखालफिन की बात करके उनके नैरेटिव का जवाब देता है। ये तो एजेंडा बेस कभी। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, ये बड़ी बाबरकत दिन है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं सारी ज़िंदगी इलेक्शन में गुजर गई। आप और मैं, हम इकट्ठे गली मोहल्लों की में लोगों के पास मौजूद होते हैं। मैंने जो इलेक्शन लड़ा है, वाज़े तौर पे जब कैंपेन करता था तो मैंने कहा था कि जी इलेक्शन लड़ूंगा अपना गुजरे हुए कल का बता के और आने वाली सोच बता के। ये इस ट्रेडिशन को ख़त्म होना चाहिए, और मैं अपने आप से शुरू किया था कि किसी की पग को हाथ डाल के अपना कद ऊपर नहीं करना चाहिए। इस रवायत को जब तक आपकी सपोर्ट के साथ और हम जैसे जो स्ट्रीट पॉलिटिशियंस हैं जब तक खुद इस पर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल, बिलखसूस पंजाब के मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इंसानी हकूक़ की वायलेशन पंजाब में अगर बंद नहीं होंगी, जर्नलिस्ट उठाए जाएंगे। फ़र्ज़ करो तो मरियम बीबी, फिर उनको उनकी ताकत पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल फिर बड़े आएंगे। देखिए बिल्कुल मैं कैसे चेंज किया जाएगा? बिल्कुल मैं इसे इंडोर्स करता हूँ। जो बंदा हकायक से मुंह चुराएगा वो अपने आप को धोखा देगा। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि जो बंदा भी हकायक से परे हटेगा या उससे मुंह चुराएगा तो वो धोखा अपने आप को दे रहा होगा। मंडियों का जाएँ, विजिट करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम ही नहीं कर रही। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आधे काम चेक एंड बैलेंस की वजह से। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, छोटी सी एक सवाल सिर्फ। मैंने साद रफ़ीक साहब से पूछा कि वो कहते ये तारें देखो, ये इलेक्शन से चंद दिन पहले उनके हल्के में मैं शो कर रहा था, उन्होंने कहा ऊपर तारें देखो। मैंने कहा जी वो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शायद बन जाता है। कहते यार इस काम का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से क्या ताल्लुक है, आपकी गवर्नेंस भी तो होनी चाहिए। तो इसको कैसे फिर करेंगे आप लोग? देखिए चीज़ें मैं जो समझ रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चीज़ों को इनसे और ज़्यादा आगे देख रहा हूँ। सिर्फ ये अगर चलते हुए रोड शो करते हुए आप अगर तारें लटकती दिखाएंगे तो वो काफ़ी नहीं है। रोड्स बना देंगे, शानदार रोड्स बना देंगे, वो इस वक्त काफ़ी नहीं है। इस वक्त चैलेंजेस उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मैं ये इस बेस पे बात नहीं कर रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन हूँ। मेरे पास एक तजर्बा है, अल्लाह ने दिया, और लोगों ने बार बार मुझे ना, मेरी उम्र का एक हिस्सा, आधी से ज़्यादा उम्र मेरी इन्हीं ऐवानों में गुजरी है। तो मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, रोड्स तारों से आगे निकल गए हैं हालात। 2 वक्त की लोगों के पास रोटी नहीं है, वो उनकी मत मारी गई हुई है। हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े ने उनकी मत मार दी हुई है। हमें ये समझना होगा और अपनी डायरेक्शन को ठीक करना होगा। डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है, लोगों को रिलीफ देना। जो बंदा भी लोगों को रिलीफ देगा, लोगों की बात करेगा, लोग उसके साथ होएंगे। कोई किसी बिलाल यासिन के साथ, किसी फाहद भाई आपके साथ लोग नहीं रुकेंगे। ये बहुत शॉर्ट स्पैन है हमारे पास, और इंशाल्लाह हमें यकीन है, और अल्लाह ताला की ज़ात आज के बाबरकत दिन के सदके अल्लाह ताला कहते हैं कि जी आपके बस में, इंसान के बस में एक नेक नियति है और हार्ड वर्क है। उन दोनों चीज़ों को लेके हाउस में जाएंगे, नेक नियति के साथ जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के पास। आखिरी छोटी सी बात, अज़मा बुखारी टॉक कर रही थी तो वो फरमा रही थी कि मरियम बीबी हमारी रेड लाइन है। तो मुखालफिन को जब आप ये कह देंगे कि ये हमारी रेड लाइन है तो बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए कि वो सीधा हदफ ही उसको बना लें जिस पे आप लोगों ने चिढ़ जाना है। और इसके लिए कोई एजेंडा हो, कोई लोगों तक पहुंचने का कोई मैकेनिज़्म, कोई मंशूर जिस पे मुकाबला हो, काम का, परफॉर्मेंस का मुकाबला, तो वो ज़्यादा क्या बेहतर नहीं माहौल होगा? प्लीज़ इसको ज़रूर चला दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके तवज्जुह से लोग आपको देखते हैं, कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए कि किसी की पग पे हाथ डाल के अपना कद बढ़ाना नहीं चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रवायत बन गई। इसका फ़ैसला सिर्फ आप अगले सवाल में ना करिएगा, इसका फ़ैसला आप जैसे जो जी शऊर लोग हैं वो करें कि इस रवायत को किसने परवान चढ़ाया, जन्म किसने दिया, उसको छोड़ें। वो आप कह देंगे बड़ी आसानी के साथ, मुझे, मैंने कहा था कि सवाल ना कीजिएगा, आप कहेंगे जी कि आपने ये किया था। भाई बिल्कुल किया था, इंसान है, गलतियाँ की थी, उसके बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। अब आप ये देखें कि इस रवायत को कौन परवान चढ़ा रहा है।
कि मैं किसी के लीडर को गाली दूं, वो मेरे लीडर को गाली दे, इसको ख़त्म। इसमें मिला क्या? इसमें सिर्फ ये हुआ कि जो मैं आपको नहीं कोड कर रहा, जो चंद उस तरह के जो जर्नलिस्ट जो अपनी नौकरियां पक्की करते हैं उनको मिर्च मसाले तो मिल गए, बाकी पब्लिक को क्या मिला? अब पब्लिक में तो आज अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये निकला, लोगों ने तो टॉक शोज देखने बंद कर दिए हैं। हेट स्पीच की वजह से लोगों रेटिंग उठा के देख लें। पहले बहुत मज़ा आया, मिर्च मसाले लोगों ने देखे। अगर मैं आपको कोड नहीं कर रहा, लेट से आपने अगर इस तरह की कोई बात टीवी पे फ्लैश कर दी है तो लोगों ने आपको भी देखा, आपको भी जेब भरी, आपकी भी तनख्वाह बढ़ी, और जो बंदा इस तरह की बकवासियात में शामिल था उसको भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। एंड ऑफ द डे आज क्या है? आज अगर आप जैसा जाना माना एंकर भी इस तरह की बात करता है, या मैं तो हर कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा टीवी फेस भी अगर इस तरह की बात करता है, लोग 1 मिनट में उसको म्यूट करते हैं और या उसको चैनल चेंज कर देते हैं। कह रहे हैं हेट स्पीच ना हो किसी लेवल पे भी। उससे बाहर आना चाहिए, इस लड़ाई से बाहर आना चाहिए। इस लड़ाई का अगर तो पब्लिक को, अगर तो 25 करोड़ आवाम को कुछ मिला तो बिल्कुल इसको अखाड़ा बना लेना चाहिए और यहीं पे ही आपने लोगों के दस्तों गिरबान करवा दें। अगर इसका 25 करोड़ आवाम को कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमारा कल्चर ख़राब हुआ, सिर्फ हमारी लच्चर ज़बान के साथ हमारी नई नस्ल तबाह होकर रह गई है, तबाह होकर रह गई है। मैं किसी को फोकस नहीं कर रहा, मैं किसी को सर्कल नहीं कर रहा, तबाह होकर रह गई। हमारे नॉर्म्स होते थे कि जो बड़ा कहता था उसको माना जाता था। आज बदकिस्मती के साथ ये चल रहा है कि जी आपको क्या पता है, जिसने पैदा किया, खुदा ना खास्ता अल्लाह मौत दे कि मैं अपने वालदैन को कहूँ जी जिन्होंने मुझे पैदा किया जी, और तो की पता हुए मैंने ज़्यादा पता। साहब मुल्क में अगर आम आदमी पार्टी किसने किया, आम आदमी पार्टी और इसको परवान किसने चढ़ाया? ये आपके पास ताकत है, आपको इस पे प्रोग्राम करने चाहिए। मुझे एक पॉइंट मेरे आप लीडरशिप का वीक बता देंगे, उस पर वो मेरे साथ खड़ा करेंगे, हम एक दूसरे को मिलने के काबिल नहीं रह गए, एक दूसरे की खुशी गमी में जाने के काबिल नहीं रह गए। ये किसने किया? सारी ज़िंदगी शेव इस असम्बली में आके की थी, सफ़ेद बाल आ गए। कभी इस तरह नहीं होता था कि भी आप खुदा न खास्ता को 2 नंबरी नहीं की हुई, बड़े क्लियर कॉन्शियस के साथ लोगों में जाते हैं, और लोग डिवीजन आ गई है। इस डिवीजन को किसने ख़त्म करना है? मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, किसने ख़त्म करना मुझे बताएं? वो आप जैसे लोगों ने ख़त्म करना है। और खुदारा हमारे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊं, इस हंसने, इस खेलने का, इस हुल्लड़बाजी का अब हमारे पास टाइम नहीं है। ये अब हमारे पास सालों का टाइम नहीं है, ये महीने हैं। सरकारी स्कूल ठीक कर पाएंगे आप लोग? कल्चर ठीक ना किया, देखिए ये सारी चीज़ें जब एड्रेस हो जाएंगी ना तो यकीन करें कि लोग उसी को वोट देंगे जो सरकारी स्कूल ठीक करेगा। मिनिस्टरों के बच्चे भी उधर आए, उसी को सबके वोट लोग देंगे जो हेल्थ ठीक करेगा, उसी को वोट देंगे जो रोटी सस्ती करेगा। पहले ये एड्रेस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सरकारी स्कूल आज से ख़राब नहीं हुए, ये मिनिस्टरों के बच्चे आज से सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे, वो लीड पढ़ रहे हैं, मगर जो आज हुआ है ना, पहले इसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। इस डिवीजन को, इस लड़ाई को, इस दीगा मुश्ती को ख़त्म होने की ज़रूरत है। ये बदतमीज़ी को, कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये अगर नहीं करेंगे ना तो स्कूल ये कहानियां रह जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मलिक अहमद ख़ान जब स्पीकर बन चुके थे, सबसे पहले उन्होंने क्या गुफ्तगू की और मीडिया से जब बात उन्होंने की तो किन ख़यालात का उन्होंने इजहार किया, वो भी ज़रा देखिए। सर बहुत मुबारक आपको, आप अच्छे खासे अंदर गए थे और आप सिक्योरिटी फोर्स के साथ और आप आवाम से दूर हो गए सर, और पत्थर के आप हो के वापस ना आइएगा प्लीज़। ये आपकी मेरे साथ मोहब्बत है, आप शेर व शायरी में नसर बयान करते हैं। कैसा सर फील है, इक़्तिदार का नशा कैसा है? नहीं, इक़्तिदार नहीं है, ये अवामी खिदमत है, और ये एक आइनी जमहूरी ज़िम्मेदारी है। और मेरी अल्लाह करीम से दुआ है कि इस ऐवान की तकरीम के लिए मैं जो कर सकूं करूं। क्या चैलेंज सबसे बड़ा देखते हैं बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली? देखिए, मेरी नज़र में इस 12 करोड़ के सूबे की मसाइल बड़े हैं। ये जगह अहले हल व अक़्द की है, यहाँ बहस हो, यहाँ दलील हो, यहाँ तकरीर हो, यहाँ कानून बने, यहाँ बजट बने, और इसके लिए हम अपना किरदार अदा करें। आप भी मियाँ असलम इकबाल के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया करेंगे जैसे चौधरी परवेज़ अलाई हमज़ा साहब के किया करते थे? देखिए, मैं किसी भी मेंबर के जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जब आपने कोई बात सिर्फ शोर शराबे में रखनी है तो उसका जो नताइज हैं वो आपके सामने है। पिछले जो असम्बली के आखिरी 2 साल थे या चंद अयाम जब हम स्पीकर का इलेक्शन करना चाह रहे थे या वज़ीर आला का इलेक्शन करना चाह रहे थे,
तो वो एक नाइटमेयर था। वो एक आज भी मेरे हाफजे में वो चीज़ें मुझे एक डरावने ख्वाब की तरह आती हैं। वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई जो हुई है। अपनी पूरी कोशिश मेरी यही होगी कि इस ऐवान का तकद्दुस बहाल रहे। सबसे अहम ये असल में 12 करोड़ अवाम का ये खल्क का हक है। देखिए, गुर्बत है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है। चीफ मिनिस्टर के लिए बड़े अपहिल टास्क हैं और मुझे यकीन है कि वो इनको ऐसे अंदाज में लोगों के मसाइल हल करेंगे। सबसे बड़ा मेहरबान कौन है जिसका आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सबसे बड़ा लाजमी बात है मेरी जमात, मेरे जमात के कायदीन, जिन्होंने मुझे इस जगह पर नामज़द किया, फिर मुंतखब कराया। मैं अपनी पूरी जमात का, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का और अपनी पार्टी की क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और मैं कोशिश करूँगा कि आइल के दोनों तरफ एक मुनसफ़ाना अंदाज में इस निज़ाम को चलाएं। सप्तान खान साहब से बतौर स्पीकर जो आखिरी सवाल किया गया वो क्या था, वो ज़रा देख लें। खान साहब, आपकी बेवफाई की वजह क्या थी? तहरीक साहब ने आपको टिकट भी नहीं दी सर, बेवफाई की क्या वजह थी? ये आप उनसे पूछें। ठीक है सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या फिर अब मरियम बीबी हाउस लेके चलेंगी? सीएम है, आपकी भी सीएम है, पूरे पंजाब की, पूरे पंजाब की भी सीएम नहीं। ऑपोजिशन की सीएम है, ऑपोजिशन की सीएम ही नहीं है वो जी। ऑपोजिशन का सीएम फिर कौन है? ऑपोजिशन का सीएम राना आफ्ताब है। नहीं, अब तो वो आपके साथ ऑपोजिशन में ही बैठ गए ना, फिर तो सीएम तो हाउस का ही कंसीडर होगा ना। सर, बात ये है कि जो जाली हुकूमत होती है ना, वो जाली होती है। ये अपना मुहाजरा ही रहेगी पंजाब में। सर देखिए, जो अवाम की आवाज़ है ना, जिसे अवाम ने वोट दिया है, सीएम भी उसे होना चाहिए। बेसिकली तो मुद्दा ये है कि आप भी, आपके साथ बाकी पार्टियां भी सारे मिल के आवाम तक पहुँचें, बच्चे उनके पढ़ाएं, कुछ शऊर की दीप इधर जलें, सारा ये है ना बेसिकली थीम तो ये है जमहूरियत का। लेकिन वो लड़ाई झगड़े में तो फिर बात नहीं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। जो बुनियाद होती है ना, वो बिल्डिंग को खड़ी करती है। ये जाली हुकूमत है, जिसके पास अवाम की ताकत ना हो वो कोई भी हुकूमत चल नहीं सकती। एक बड़ा नाम हमारे साथ, बड़े जर्नलिस्ट सर, कैसे हैं? खैरियत है? बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। क्या सर, आप पंजाब में आप आए हुए 2-4-5 दिन से, तो अमनो-अमान ही है आपके कंट्रोल में सर सारा कुछ, या आपका कंट्रोल सर थोड़ा लचक आई है? मेरा कहाँ कंट्रोल है? मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फ्लूइड हैं इस वक्त तक। आज जब इंतखाब हो जाएगा तो उसके बाद देखना ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा कैसी एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी। ये कबल वक्त है, लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है डैडी किस्म की सीएम आएगी। मतलब बुज़दार के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बुज़दार के साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन और आसमान को आप मिला रहे हैं एक साथ, ऐसी चीज़ नहीं है। मरीम नवाज़ ने, उसका ब्रॉटअप ही हुआ है, अपने वालिद को सीएम बना देखा 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर देखा, अपने चचा को 2 मरतबा सीएम बना देखा, तो उनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी से किस तरह डील की जाती है। और फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ क्लोज भी हैं। कई फैमिली से होती हैं, 2 भाई भी होती हैं, आपस में नहीं पता होता है एक भाई क्या कर रहा है, दूसरा भाई क्या कर रहा है। तो ये फैमिली जो है, ये बेसिकली ट्रेडिशनली आपस में जो है वो सिंक्ड है। तो आप कहते हैं कि ये फ़ैसला पंजाब के हवाले से आपकी नज़र में ये दुरुस्त फ़ैसला है, या कोई और कैंडिडेट भी हो सकता था? या मेरे ख्याल से अगर मरीम नवाज़ को बतौर वालिद अगर मैं देखूंगा तो मुझे तो सब दुनिया में सबसे प्यारे बच्चे अपने बच्चे नज़र आते हैं। ये एक फितरी अमल है। कोई बाप, वालिद या माँ, उसको अपनी औलाद से आगे कोई भी नहीं चीज़ होती। आपकी भी अगर साहिब औलाद हैं तो आपको मालूम होगा कि औलाद से ज़्यादा प्यारा आपको कोई भी नहीं होता। आप अपने से भी आगे किसी को देखना चाहते हैं तो वो आपकी औलाद होती है। तो मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ साहब का अच्छा डिसीजन है। उन्होंने मरीम नवाज़ को पंजाब के अंदर, जो कि उनका बेस कैंप है, वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और अंडर हिज गाइडेंस उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सर, आप अगर इजाज़त दें जी, मैं इसमें जो पॉलिटिकल हेड होते हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने तो फिर अपने सारे वर्कर्स को औलाद की तरह ही ट्रीट करना होता है, और डेमोक्रेसी का हुस्न भी यही होता है। इसको भी थोड़ा, इस पॉइंट को भी एड्रेस करते हैं। अगर लफाजी में इसी तरह होता है, अमली तौर पर नहीं होता। देखे ना, जो प्रेसिडेंट बुश था उसने अपने बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बनाया अमेरिका में। इधर भी आप देख लें, पीछे बांग्लादेश में मॉडल देख लें, इधर आप गांधी फैमिली देख लें, इंडिया में हर तरफ देख लें, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है यही काम चल रहा होता है। तो कौन सा ऐसी अनहोनी है कि वालिद ने अगर अपनी बेटी को, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो थी, तो वो बनी ना, जानशीन बनी। उन्होंने वहाँ से जनाब सांगड़ से किसी बंदे को क्यों उठा लिया, उन्होंने दादू से बंदा क्यों उठा लिया। तो वो हमेशा इसी तरह ही होता है। वो हम तो बात जिस तरीके से ये लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है
तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन सकता है, वकील का बेटा अगर वकील बन सकता है तो फिर पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन बन सकता है। अब मुझे विफाक का फड्डा समझाएं, उधर क्या चल रहा है? देखिए जी, जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो अब जाते जाते शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मैं जब वापस जाऊँ को लिखा जाएगा इस तरह, उनकी मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आए हुए थे। तो अब अलवी साहब चाह रहे हैं कि मैं जाते जाते वापस मैं अपने घर के अंदर जो उनकी जमात है उसके अंदर मेरी एक्सेप्टेबिलिटी हो, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन शेर अफजल मरवत टाइप के बहुत से लोग उठा रहे हैं। तो वो अब मतलब वो अब प्ले कर रहा है, वो उसको सदर पाकिस्तान के ओहदे के तकद्दुस का या अपने ओहदा जिसके ऊपर वो आज बैठा हुआ है उसका उसको ख्याल स्टैंड लिया तो था उन्होंने, जब कह रहे थे मेरे सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मानते, तो वो स्टैंड नहीं था। क्या स्टैंड लिया था उन्होंने? क्या स्टैंड लिया था? वो सेक्रेटरी को कहा था कि तुम अपने ऊपर ले लो बात, तो सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया। उसने कहा मेरी भी तो एक लेगेसी है ना, मैंने भी जाना है, रिटायर होने लगा हूँ, मेरी भी रिटायरमेंट की एज आ गई है, मिन्नतें करता रहता सेक्रेटरी की। सच बात तो ये है। सर आपका शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ज़ीशान बख्श हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शुएब साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। ज़ीशान मुझे बताइए कि क्या देख रहे हैं आप मरियम बीबी का बतौर CM, और ये कैसा इंतखाब है आपके नज़र में, और या कोई और कैंडिडेट भी हो सकता था लेके चलने वाला, या आपका ख्याल है कि यही बेहतर है? और गवर्नर्स को लेकर फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज? शहबाज, जहाँ तक तो बात है ना कैंडिडेट की, तो इसमें तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मरियम बीबी के अलावा कोई और कैंडिडेट हो सकता नहीं था, क्योंकि शरीफ फैमिली की कोशिश होती है कि प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी बड़ा ओहदा हो वो घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बात ओहदों की होती है, जो अगर सेकंड टू चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं होता। और जो उनकी गवर्नेंस की बात है, उनको पहला चांस मिला है, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। देखना होगा कि वो किसान भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया, में पूरा उतरते हैं और सीनियर है हमारे जी, किस हद तक वो इनको आगे लेकर चलती हैं। गो के शहबाज शरीफ ने पंजाब में अच्छा डिलीवर किया है और एक अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, और फिर ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में जिस तरह निगरान हुकूमत ने डेवलपमेंट्स के काम किए, गो के उनका मैंडेट नहीं था लेकिन उन्होंने इसके बावजूद किए। तो अब मरियम बीबी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा उन चीज़ों को फॉलो करना, और देखना ये होगा कि किस हद तक वो सबको साथ लेकर चलती, क्योंकि ये ऐवान जिसमें हम मौजूद हैं वो जब चीफ़ मिनिस्टर बन जाएंगी तो वो पूरे पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर होंगी, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की या अपने इत्तेहादियों की नहीं होंगी। जो सबसे असल जिम्मेदारी है वो इस हाउस के बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाना और पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर बनकर लोगों की फलाह के लिए काम करना, जिस चीज़ का मैंडेट है, जो उनका इंतखाबी मंशूर था, जो नारे थे, जो काम वो कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में कोई ये ना कह सके कि जी हमें मौका नहीं मिला, अब हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे। क्योंकि आज तक तमाम जो सियासी जमातें 2-2, 3-3 बार आ चुकी हैं, वो हर दफ़ा यही कहती हैं कि अब हमें मौका दें फिर हम ये करेंगे, अब हमें मौका दें फिर ये करेंगे। लेकिन इतने मौके के बाद अगर अब भी मुस्लिम लीग नून डिलीवर ना कर सकी मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की सूरत में, तो फिर इनके लिए अगला इलेक्शन इससे मज़ीद ज़्यादा मुश्किल होगा, जो 8 फरवरी को हमने देखा। भट्टी साहब, क्या है आपका पॉलिटिकल टेक, जो सिनारियो पंजाब में डेवलप हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि पहली मरतबा खातून वज़ीर आला हलफ उठा रही हैं आज। उम्मीद है कि ख़वातीन समेत मर्दों के लिए भी काम करेंगी, मेरी तो ये टेक है। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात पे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी डिलीवर किया, उसके साथ साथ जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है उन्होंने डिलीवर किया है। और उसकी बात अच्छी बात यह है कि टीम ने डिलीवर किया है, एक शख्स नहीं करता। शख्स तो ज़ाहिर है कप्तान तो होता ही है, कप्तान अगर कुछ नहीं करेगा तो टीम कुछ नहीं करेगी। लेकिन अमूमन देखा गया कि नून लीग का कप्तान भी तेज़ रहा, और नून लीग की जो टीम थी उसके साथ उसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, उसमें फील्डर भी अच्छे हैं, और उसके साथ साथ जो बाहर बैठे जो पानी पिलाने वाले हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं। तो इसका आप इशारा समझ जाएँ, 12वें खिलाड़ी जो हैं, जो 12वें खिलाड़ी वो ज़्यादा तेज़ हैं। तो वो उसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून ने सोच समझ के ये फ़ैसला किया है। मामला ये था कि अभी ख़ातून वज़ीर आला को लाने का वाहिद मकसद ये है कि एक तो दुनिया में मैसेज जाएगा बहुत अच्छा कि जी पाकिस्तान इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे बिलीव करता है मर्द और औरतों के लिए। पॉलिटिकल इंटेक जो आपने कहा है या पॉलिटिकल स्टेक्स तो हैं, लेकिन चूँकि उनके साथ जो टीम है, और एंड टाइम के ऊपर आपने देखा कि मलिक अहमद ख़ान का जो डिसीजन था वो तब्दील हुआ। मलिक अहमद ख़ान कहीं भी नहीं थे, वो वज़ीर कानून पंजाब थे, लेकिन उनको तब्दील किया गया इसी वजह से कि स्पीकर का ओहदा जो है वो खासा वाइटल होता है। डिफ़िकल्ट भी है इस माहौल में ना। देखें, बहुत बड़ी अपोजिशन है, और अपोजिशन में सिर्फ मैं एक नाम ज़रूर लूँगा, वो है राना आफ्ताब। सीजन पार्लियामेंटेरियन है, और वो इनको कोई जिस तरह कहते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो साद रफ़ीक ने कहा था और पकड़े गए थे, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वो चना ज़रूर हैं, वो कौन सा है वो साबित करेंगे। और अपोजिशन, इतनी बड़ी अपोजिशन के साथ
आप चाहे 50% अबाव हो उनसे, 100% अबाव हो, 100 का अगर हाउस है तो 200 आपके साथ बंदे हों, लेकिन ये आसान काम नहीं होगा। द रीज़न कि जो लोग उनमें हैं सारे वोकल हैं। पीटीआई ने अगर और कुछ नहीं दिया ना आवाम को, तो उन्होंने बोलना ज़रूर सिखाया। मैं इस बात पे उनको शाबाश भी दूंगा, दाद भी दूंगा। और अपोजिशन जो है ये कोई आसान हुकूमत नहीं है किसी भी तरह से। यहाँ बिल पास कराना होगा वो हुकूमत करा ही लेती है। हमेशा हमने माजी में देखा कि यहाँ पे 7 लोगों की अपोजिशन थी जब सईद मनीर साहब अपोजिशन लीडर थे। उसके बाद यहाँ पे 70 लोगों की अपोजिशन आई, फिर 150 लोगों की भी अपोजिशन आई। लेकिन बिल पास होना, कानून पास होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात यह है कि आप लेके क्या आए हैं और आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। इस हाउस के अंदर अपोजिशन इतनी तगड़ी है कि ट्रेजरी बेंचेस को कोई आसान नहीं होगा कि ये बिल्कुल फूलों की सेज नहीं है। और मरियम बीबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, चूँकि उनका पहला टेन्योर है, पहली मरतबा आई हैं। उनको अभी देखने में सीखने में पंजाब है, 12-14 करोड़ की आबादी है। उसके बाद आप देखें कि क्या करना क्या है। और निगरान हुकूमत, जिस तरह ज़ीशान पहले आपको बता रहे थे कि निगरान हुकूमत ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसके ऊपर जो उनकी स्पीड जो थी वो शहबाज शरीफ साहब से भी आगे निकल गई कई जगह पे। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल पे चलते थे, मोहसिन नकवी साहब हाई ऑक्टेन पे चलते रहे हैं। तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाला हो तो फिर उस पर ज़रा थोड़ा सा ये काम बेहतर होता है। सिंबॉलिक बात ठीक है जी, हाँ। वाह वाह वाह। अब हुकूमत को भी शहबाज शरीफ का मैंडेट था, इसलिए उनके पास 5 साल का टेन्योर था। इनका टेन्योर भी कम था, उसके बावजूद लाहौर शहर को कम से कम, वैसे तो उन्होंने थ्रू आउट द पंजाब किया है, लेकिन जिस तरह उन्होंने लाहौर के अंदर डेवलपमेंट की है, ख़ास तौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अंडर पासिस और फ्लाईओवर्स को लेके, बिलाशुबा कोई भी उनका जितना मर्जी मुखालिफ हो वो इस चीज़ की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि शायद आने वाली हुकूमतें 5-5 साल ले जाती हैं और ये तरक्याती मनसूबे मुकम्मल ना हो पाते जिस तेज़ी और जिस फुर्ती से उन्होंने करवाए हैं। भट्टी साहब, ये मुझे बताइए कि ये फिर काम चलेगा कैसे? और ये विभाग में भी फटा पड़ा हुआ है, वहाँ भी अपोजिशन लार्जेस्ट है और बड़े नंबर में थी, बाद में कट टू साइज़ थोड़ी सी हुई। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मियाँ नवाज़ शरीफ ने क्यों कहा था कि सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। तो रीज़न ये है कि सादा अक्सरियत आपकी हो ना तो आप जो चाहें कर सकते हैं, और सादा अक्सरियत ना, और ख़ासकर जब आपकी मखलूत हुकूमत आ जाए तो फिर भानमती का जब कुंभा इकट्ठा होता है तो फिर मुश्किलात आती हैं। 2 बर्तन एक साइज़ के, 2 बर्तन एक साइज़ के, 2 गिलास बड़े, 2 गिलास छोटे, 2 पानी के जग बड़े, 2 पानी के जग छोटे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक रोटी जब बांट के खानी पड़े तो फिर 4 लोग अगर बांटेंगे तो 4 हिस्सों में से शायद किसी एक का ही पेट भरेगा, 3 भूखे रहेंगे, और अगर 3 का भरेगा तो चौथा भूखा रहेगा। तो मामला ये है कि हमने माजी में देखा कि पीडीएम हुकूमत ने जो कुछ हुआ वो ब्लेम सिर्फ वैसे तो नून लीग के ज़िम्मे आया है। जो कुछ भी हुआ, महंगाई हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, जितना भी कुछ हुआ वो ब्लेम तो इन्होंने लिया। लेकिन ना बहुत मुश्किलात होंगी, चूँकि देखें अभी फौरी तौर पे हुकूमत वफाक में बनते साथ ही आपने IMF के पास जाना है और उसका सारे का सारा मलबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उठाना है। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं उठाना। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कह दिया जी कि हम हुकूमत में नहीं है। पंजाब में भी वो छोटे मोटे ओहदे लेने को तो तैयार हैं, पहले फ़ेज़ में तो वो नहीं आ रहे। इसी तरह वफाक में वो पहले फ़ेज़ में बिल्कुल भी कहीं नहीं है। लेकिन जितना ओहदा, जितने ओहदे हैं और जितना ब्लेम है वो एक जमात ने उठाना है, उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। और जाहिर है जब वो उठाएंगे, अनपॉपुलैरिटी पहले ही पंजाब में उनकी कम है। आप पिछले 2018 के फिगर्स उठा के देख लें, स्टैट्स उठा के देख लें, उनके वोट कितने थे। ख्वाजा साद रफ़ीक 1,22,23,000 पे, इस वक्त 71,000 पे। जितने भी आपके नून लीग के उम्मीदवार हैं वो कोई कंफर्टेबल मेजॉरिटी से नहीं जीते हैं शहबाज साहब, ये देखना पड़ेगा। और मुश्किलात होती हैं, और सियासी मुश्किलात में से जो बंदा तैर के नहीं निकला वो सियासतदान का एक है। तो उधर जो विफाक में भी फटा पड़ा है, ज़ीशान साहब से भी मैं समझूंगा, विफाक में वो अलवी साहब तो इजलास ही नहीं उनका, वो ना भी बुलाएंगे ना 29 को हर सूरत ऑटोमेटिकली वजह वैसे क्या हो सकती है इस तरह करने की? देखिए, वो कह रहे हैं जी कि हाउस मुकम्मल नहीं है। शायद हाउस मुकम्मल डेफिनेटली नहीं है। उनके वो ख़वातीन नशिस्तों के ऊपर जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं अभी तक। ख़वातीन नशिस्तों के जो मसाइल हल नहीं हुए हैं, पंजाब में भी नहीं हुए हैं। सूली तौर पे तो होना यही चाहिए था कि इसको ये किसी तरह हल करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके वो करके तो देखना पड़ेगा। जब मेजॉरिटी में होते हैं तो जो चाहें फिर कर लें, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कर लें, फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में, कि हाउस नामुकम्मल के ऊपर ही सब कुछ होता है। मरियम बीबी, पंजाब का तालीम का नक्शा कितना बदल सकती हैं? सरकार, सरकारी स्कूल ख़ास तौर पे मिनिस्टरों के बच्चे वहाँ पढ़ना शुरू हो जाएं। हमसाये मुल्क में ऐसा हुआ, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। ये आप इसका स्कोप कितना आप देख रहे हैं? अच्छा शहबाज, देखें जो बात अभी अरसलान कर रहे थे ना, वो बहुत अच्छी बात है कि मेजॉरिटी PMLN के पास है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो अगर 1-2 दिन इजलास लेट हो जाता,
जो रिज़र्व सीट्स हैं अगर वो मिल जाती या ना मिलती, कम से कम इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेता तो ये एक पॉइंट रेज ना होता। ये उंगली अब इन पर पूरे टेन्योर में उठी रहेगी। और टेक्निकली वो जो 26 लोग जो अभी तक नहीं आए उनमें से कोई भी आके कल को अदालत में चला जाए, जी मैंने स्पीकर का इलेक्शन लड़ना था, मैंने सीएम का इलेक्शन लड़ना था, मैं इस ऐवान का मुंतखब मेंबर हूँ, मुझे इस अमल से बाहर रखा गया, तो एक नई कानूनी डिबेट जो आपको पता है कि हमेशा आर्म ट्विस्टिंग वाले कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखते हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ फ्यूचर में जाकर कुछ भी ना हो, अदालतें कोई रिलीफ ना दें, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। आप कह रहे हैं रिजर्व सीटों का फैसला फौरी तौर पर करना चाहिए था। और अगर वहाँ से डिले था आज मंडे तक का, तो मेरा ख्याल है अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन उसके बाद हो जाता, इनको सुननी था, क्या हर्ज था, क्या हर्ज था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। PMLN मेजॉरिटी में है, चीफ मिनिस्टर उनका होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर उनका होगा। राना आफ्ताब साहब ने अंदर बात करते हुए कहा भी सप्तान खान साहब को मुखातिब करके कि यहाँ तो निगरान साल सवा साल बैठे गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक दिन ठहर जाए, स्काई विल नॉट फॉल, इस तरह की बात की उन्होंने। इसको आप इस तरह कंपैरिजन करें कि जब हुकूमतें ख़त्म की गई थी PTI की जानिब से और 3 माह में इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, उस वक्त तो किसी को जल्दी नहीं थी इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की और फौरी तौर पर असम्बली को दोबारा फार्मूलेट करने की। अब जब इलेक्शन हो गए हैं तो 26 सीटें या जो भी इलेक्शन कमीशन के पास है, या तो वो इनको दे देगा या कहेगा कि आपकी लिस्ट नहीं थी हम नहीं देते, ये फिर जाएं और चैलेंज करें। लेकिन जब तक वो डिसीजन हो नहीं जाता उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बड़ेपन का सबूत देते हुए अपने ऊपर कोई भी मज़ीद क्वेश्चन मार्क ना आए, तो उनको ये चाहिए था कि वेट करते, मिल जाती तो भी उनकी अक्सरियत थी, नहीं मिली तो भी उनकी अक्सरियत है। अब स्पीकर भी हो गया, डिप्टी स्पीकर, अब आज CM भी मरियम नवाज़ बन रही हैं, तो प्रोसेस तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन थ्रू आउट द सेशन ये चीज़ साए की तरह इनका पीछा करेगी। जब जब अपोजिशन चाहेगी वो इस बात पर पॉइंट भी रेज़ करेगी और इसको जवाब भी बनाया जाएगा, जी हमारा हाउस मुकम्मल नहीं था, उसके बावजूद आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और CM का अपोजिशन धांधली का कार्ड भी खेल रही है और ये भी आप कहते हैं कि ये भी साए की तरह ये साथ साथ उनके चलेगा। कम से कम ये था कि जो हो गया 8 फरवरी को या 9 फरवरी को उसको छोड़ दें। और एक चीज़ आप भी देख रहे होंगे, आप देखें कि जो 8 फरवरी वाले हैं उनके चेहरों पर और रौनकें हैं, जो 9 फरवरी वाले हैं वो इस ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो रौनक, वो खुशी, वो हशाश बशाश उस तरह नहीं है। वो कि एक दूसरे से पूछते हैं कि आप 8 वाले हैं, वो जो कहते हैं जी मैं तो 8 वाला हूँ, कहते हैं अच्छा आप तो फिर 9 वाले हैं। तो वो 8 और 9 ये चलता रहेगा, ये बात अब ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इसको एड्रेस नहीं किया और आगे डाल दिया फिर ट्रिब्यूनल्स पर, तो ये बज़ाहिर तो 5 साल असम्बली ऐसे ही चल जाएगी अगर चली तो। अगर कोई आवाम इसके ऊपर अपनी रिजेंटमेंट शो करती है तो फिर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में कोई ऐसा तासुर आवाम ने दिया नहीं कि वो उस बड़ी तादाद में अपने जो उन्होंने वोट दिया है उसके हिफाजत के लिए उस तरह बाहर निकलें और उसके ऊपर बात करें। उनका जी हमने वोट दे दिया, अब आगे कैंडिडेट्स का काम है वोट्स की हिफाजत करना और सियासी जमात। इतनी वाइल्ड अपोजिशन कैसे फिर, क्योंकि नंबर भी बड़ा है उनका, इतने बड़े नंबर में फिर कैसे लेके चलेंगे, ख़ासतौर पे मरियम बीबी, और कैसे फिर मैनेज कैसे होगा ये लड़ाई झगड़ों के अलावा या तसादुम के अलावा या डेड लॉक्स के अलावा? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सिर्फ दिन ही पूरे करेंगे, जो ऐवान के मखसूस दिन होते हैं। आप फ्राइडे को इजलास बुला लें और मंडे को उसको ख़त्म कर दें और अपने सिर्फ दिन पूरे करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी मेजॉरिटी अपोजिशन की है और फिर मेजॉरिटी वो लोग हैं जो नए हैं, यंगस्टर्स हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, जिनको शायद अभी पार्लिमानी नॉर्म्स और अदब आदाब का भी नहीं पता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इधर लेजिस्लेशंस तो नहीं होंगी, ये ज़रूर होगा कि हो सकता है मरियम बीबी जो है वो गली गली जाके, स्कूलों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके मोहसिन नकवी साहब को फॉलो करते हुए या शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करते हुए उस डिज़ाइन पे ख़ुद को ज़िंदा रखें। फिर वो यकीनन करेंगी, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेशन भी होगी और हो भी जाएगी। जब लेजिस्लेशन करनी होती है तो लेजिस्लेशन हो जाती है। आपको भी पता है सेक्रेटरीज़ की ड्यूटियाँ लग जाती हैं, वो डिवीजन्स की लिस्टें ले लेते हैं, सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं और MPs को एक दिन पहले से फ़ोन जाने शुरू हो जाते हैं कि आप लोग जनाब पहुँचें। तो फिर सबको पहुंचना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने हलकों के तरक्याती फ़ंड भी लेने होते हैं, हलके के लिए काम भी करवाने होते हैं। तो अगर CM का लेजिस्लेशन के मामले पर कोई मौजूद नहीं होगा तो मेरा ख्याल है उन MPs के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी कि वो किस तरह अपनी पार्टी के साथ अपनी वफादारी को कंटिन्यू करें। फिर मुझे ये जानना है आपसे कि किस तरह आप देख रहे हैं तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला, हैवी अपोजिशन, वाइल्ड अपोजिशन, जिसके पास कहने को बहुत कुछ है
कैसे देख रहे हैं इन हालात को? अच्छा फ़ाद भाई, ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो क्योंकि जो माजी का एक गैब है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकली जो इस्तेकाम हमें लाना है, सियासी इस्तेकाम, उसके लिए इनको काम करना है। और उसके साथ जब से सबसे जो अहम बात है, जो मेरे दोस्तों ने अभी सीनियर ने जिक्र नहीं किया, नून लीग की साख को जो पंजाब में बचाना है। क्योंकि नून लीग इसे लाहौर हो, तख्ता लाहौर जो है अपने नाम करती थी, लेकिन उसमें दराड़ हमने देखी आ गई है। फिर इसी तरह पंजाब के दीगर शहरों में फैसलाबाद जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, आज़ाद अरकान जीते, तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता, वहाँ वापस उसका रिवाइवल कैसे लाना, ये सारी चीज़ें जो मरियम नवाज़ को देखनी है कि अगर आइंदा नून लीग ने दोबारा हुकूमत में जाना है, उसको किस तरह डिलीवर करना है, नून लीग का जो वोटर है उसको किस तरह वापस लाना है। क्योंकि इस वक्त जो नून लीग का वोटर है पंजाब में खसूसन, वो खफा दिखाई देता है नून लीग से, इनकी पॉलिसियों से। खसूसन जो एक पॉलिसी नून लीग की हमेशा ये रही कि इक़्तिदार अपने घर में रखना है। सीनियर लोग मौजूद हैं नून लीग के जो इस वक्त वज़ीर आला की नशिस्त के लिए हमें दिखाई देते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक बड़ा काम करते हैं, मलक अहमद है, दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी पार्टी के लिए, जेलें काटी और दीगर काम अच्छे किए, अपनी वजारतों पे अच्छे काम किए। अगर ये सब कुछ उन्होंने अपने घर में ही रखना है तो मरियम, मैं ये समझता हूँ कि मरियम के अलावा भी कुछ चेहरे थे जिनको लाना चाहिए था। तजर्बे हमने माजी में एक तजर्बा देखा उस्मान बुज़दार का, वो नाकाम हुआ। पीटीआई खुद आज भी कहती है कि हम 3 साल उनको डिफेंड करते हमें लगे और फिर पंजाब में डिलीवर ना कर सके। और आज जो वोटर है उनका इसी वजह से नाराज़ हुआ, पीटीआई का जो मैच्योर वोटर था वो नाराज़ हुआ। नून लीग को अब अपनी साख पंजाब में बचानी है, आइंदा के लिए पंजाब में मजबूत करना है नून लीग को, वो मरियम नवाज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। आवाम को रिलीफ फराहम करना, डिलीवर किस तरह पंजाब में करना, ये चीज़ें वज़ीर आला के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, जिनमें सबसे बड़ा गुड गवर्नेंस, लोगों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़, उनके बच्चे करोड़ों बच्चे जो सड़कों पर हैं वो ताकि स्कूल भी जा सकें और राइट्स भी लोगों के महफूज हों और इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हैं वो सिलसिला भी ख़त्म हो। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।